जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे युग्मक जनन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अगर हम बात करें युग्मक जनन की, तो युग्मक जनन जो होती है लैंगिक जनन की लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था होती है। ये एक पॉइंट है, इसको याद करके रखिएगा। युग्मक जनन जो है अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था होती है और युग्मक जो है द्विगुणित अवस्था दर्शाती है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, लैंगिक जनन की यह प्रथम अवस्था होती है जिनमें जनन अंग उपस्थित होता है। इसमें जो होती है जनन अंग उपस्थित होता है, यही जनन कोशिका युग्मक का निर्माण करती है। यह इसमें जो उपस्थित जनन कोशिका होती है यह युग्मक का निर्माण करती है और युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम युग्मक जनन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं युग्मकों को बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, अब देखिए युग्मक दो प्रकार के होते हैं, यानी एक नर युग्मक जिसको शुक्राणु बोलते हैं, एक मादा युग्मक जिसको हम अंडाणु बोलते हैं। अब देखिए हम नर युग्मक किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, नर युग्मक के यानी शुक्राणु जनन को नर युग्मक बोला जाता है। अब देखते हैं शुक्राणु जनन क्या होती है। अभी हम पढ़े थे युग्मक की निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। तो नर में शुक्राणुओं को बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। याद रखिएगा, नर में शुक्राणुओं को बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। अब यह शुक्राणु जो होता है इसका निर्माण नर में 3 चरण में संपन्न होती है, यानी हम कह सकते हैं 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। वह कौन कौन अवस्था है जान लीजिए। अब देखिए, नर में शुक्राणुओं के निर्माण 3 अवस्था में संपन्न होती हैं। ठीक, अब देखिए पहला जो है गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्व अवस्था। ठीक, गुणन अवस्था को मल्टीपल्स, ग्रोथ और मैच्योर्स, ये तीनों अवस्था होने के बाद शुक्राणुओं का निर्माण होता है। याद रखिएगा, इन्हीं तीनों अवस्था यानी इन तीनों अवस्था के बाद शुक्राणु परिपक्व रूप से तैयार होती है, यानी पूर्ण रूप से तैयार हो जाती हैं। तो अब इनमें से हम पहला गुणन अवस्था पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, अब अभी जो बताए थे शुक्राणु का निर्माण 3 अवस्था में संपन्न होती है, तो यही 3 अवस्था में संपन्न होती है। इसको हम इस तरह से समझेंगे चित्र के माध्यम से। ठीक है, जिसमें से पहली अवस्था जो हम बोले थे यानी गुणन अवस्था, तो गुणन अवस्था ये है गुणन अवस्था। याद रखिएगा, अगर हम यहाँ से देखिए रेड लाइन जो दिए हैं, रेड मार्कर से जो लिखे हैं वो गुणन अवस्था को दर्शाता है और ये जो है वृद्धि अवस्था को दर्शाता है और ये परिपक्व अवस्था को दर्शाता है। यानी परिपक्व मतलब शुक्राणु पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। तो ये इस 3 अवस्थाओं के द्वारा संपन्न होती है। अब देखिए ये गुणन अवस्था क्या होती है। गुणन का मतलब आप लोग जानते हैं गुणा यानी वृद्धि करना। गुणा का मतलब क्या होता है, यानी गुणन होना यानी वृद्धि होना। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में क्या होता है, शुक्राणु जनन की जो कोशिका होती है इस अवस्था में यानी गुणन अवस्था। याद रखिए, गुणन का मतलब क्या होता है, गुणा यानी वृद्धि करना ना, 1 से अधिक यानी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 12 यानी इस तरह से अगर हम बात करें तो ना। अब देखिए गुणन अवस्था में क्या होता है कि यानी हम कह सकते हैं इस अवस्था में शुक्राणु जनन की जो कोशिका होती है, इसमें शुक्राणु जनन की जो कोशिका होती है इसमें एक कोशिका विभाजन होती है, यानी समसूत्री विभाजन होती है। कौन सी विभाजन होती है, तो समसूत्री विभाजन कर 2 कोशिका बनाती है। ठीक, और इसमें 2 कोशिका बनाती है, तो 2 कोशिका बनाने के बाद फिर उसमें भी समसूत्री विभाजन होती है। यही क्रिया फिर इसमें भी होती है। याद रखिएगा, फिर यही क्रिया समसूत्री विभाजन इसमें भी होता है। तो ये 4 कोशिका बनाती है ना। अब फिर इस 4 में भी फिर अन्य यानी हम कह सकते हैं इसमें यह जो है समसूत्री विभाजन करते करते यानी यह अपनी संख्या में वृद्धि करता है, यानी अधिक से अधिक संख्या में वृद्धि कर लेता है। और वृद्धि करने के बाद क्या होता है, इसमें से अधिकांश कोशिका शुक्राणु को निर्माण करता है। इसका जो अधिकांश जो कोशिका होती है शुक्राणु जनन की जो कोशिका, अधिकांश कोशिका शुक्राणु के निर्माण में भाग लेते हैं, लेकिन जो बच जाता है शेष वह उसी में संरक्षित रह जाती है, मतलब फिर से सुरक्षित रह जाती है। अब देखिए यहाँ 2 बात हो गई, एक जो अधिकांशतः शुक्राणु का निर्माण कर लिया और जो शेष बच गया। जो शेष बच जाता है वो जहां पर रहता है वो वहीं संरक्षित रह जाता है और जो शुक्राणु का निर्माण किया वो वहां से आगे दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाती है। अगर हम बात करें सपोज दैट, मान लीजिए ये 4 है, इस 4 में से एक मान कर चलिए इनमें से 3, 4 जो है
अब इसमें से सब तो भाग नहीं लेगा, सपोज दैट मान के चलिए ये भाग नहीं लिया, तो ये जहां है वहीं संरक्षित रह गया, मतलब यह सुरक्षित है, इसी जगह ये अपने स्थान पर कायम है। बाकी ये 3 शुक्राणु के निर्माण में भाग लिया, तो 3 शुक्राणु के निर्माण में भाग लिया, तो हम 3 में से किसी एक को उस अवस्था में गुजारते हैं, आगे की ओर लेके चलते हैं, तो किसी एक को हम इसमें से ले लिए। यानी अगर हम बात करें इन तीनों की बात करें, तो इन तीनों में से मान के चलिए ये तीनों क्या किया, शुक्राणु के निर्माण में भाग लिया, लेकिन यह नहीं लिया, तो ये जहां है वहीं रह जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये अपना जैसे ये अपनी अवस्था यानी क्रिया दर्शा रही है ना, ये बचे हुए शेष जो कोशिका होगी, फिर यह इसी तरह अपना क्रिया दर्शाएगा। फिर तो शुक्राणु का निर्माण करना है, यानी शरीर में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, उसी तरह जो शेष कोशिका बच जाती है, फिर वो नए शुक्राणु जनन कोशिका का निर्माण करते रहती है। ठीक, अब देखिए जो ये 3 क्या किया, शुक्राणु का निर्माण किया, इन तीनों में से किसी एक को अलग अवस्था में ले आए। याद रखिएगा, जब क्या करता है, यह अधिक से अधिक संख्या में वृद्धि कर जाती है, तो वृद्धि करने के बाद जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो अगली अवस्था में चला जाता है। ठीक, वो वृद्धि अवस्था में, तो अगली अवस्था में कौन में जाएगी, तो वृद्धि अवस्था में जाती है, और जो शेष बच जाती है वह फिर जो संशोधित विभाजन करके नए फिर से शुक्राणु जनन कोशिका का निर्माण कर, जैसे ये करना प्रारंभ किया, ये याद रखिएगा शुक्राणु जनन कोशिका है, या क्या है, शुक्राणु जनन कोशिका। ठीक, ये शुक्राणु जनन कोशिका है। तो ये क्या करता है, फिर नए शुक्राणु जनन की कोशिका इसी तरह फिर अपना कार्य करना शुरू कर देता है। अब देखिए क्या होता है कि जो शुक्राणु जनन में भाग लेता है वो अगली अवस्था में फिर प्रवेश कर जाता है। अब अगली अवस्था कौन सी है, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए अगली अवस्था क्या है, चलिए अगली अवस्था है वृद्धि अवस्था। इसे प्राथमिक अवस्था के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो विकास होता है। वृद्धि का मतलब विकास, जैसे उधर था मल्टीप्लाई यानी गुणन अवस्था, तो गुणा यानी वृद्धि करना था, यहाँ वृद्धि का मतलब होता है विकास। अब देखिए ये यानी अधिक से अधिक संख्या में वृद्धि होकर के आगे चली जाए वृद्धि अवस्था में। अब देखिए वृद्धि अवस्था को प्राथमिक अवस्था भी कहा जाता है, क्यों कहते हैं वो जान लीजिए। क्या होता है कि जब ये शुक्राणु आगे ये जो है वृद्धि अवस्था में जब प्रवेश करती है, तो वृद्धि अवस्था में प्रवेश करने के बाद यह अपने आकृति आकार में परिवर्तन कर लेता है। क्या करता है कि ये अपने आकृति आकार में क्या करती है, परिवर्तन कर लेती है। परिवर्तन करने के बाद ये जो परिवर्तन कर जिस अवस्था में पहुंचती है उसे प्राथमिक अवस्था के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, वृद्धि अवस्था को प्राथमिक अवस्था भी कहा जाता है। यानी जिस अवस्था में प्रवेश करते वृद्धि कर, अब मान के चलिए जो कोई छोटा बच्चा है वो उस अवस्था से फिर गुजर करके एक निश्चित अवस्था में, जैसे यंग अवस्था में आता है, तो वो दूसरी अवस्था में आ गया, तो उसके आकार में परिवर्तन हो गया, तो वो दूसरी अवस्था हुआ। उसी अवस्था के लिए वो छोटा था, उसने इसमें आकर के वृद्धि किया, आकार में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के बाद इसे जिसमें उसको किशोरावस्था कहते हैं, उसी प्रकार ये भी वृद्धि कर प्राथमिक अवस्था का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए इस अवस्था में शुक्राणु यानी अगर हम बात करें तो इनकी जो यानी शुक्राणु की जो कोशिका यानी गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो द्विगुणित होती है। ठीक, इस अवस्था में यानी उसकी जो गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है। अगर संख्या यानी यह द्विगुणित होती है और संख्या में बात करें तो 46 होती है, और जोड़ा में बात करें तो 23 होती है। ये क्या था, दूसरी अवस्था था। अब देखिए ये जो है ये द्विगुणित अवस्था को दर्शाती है, और इस अवस्था में जब शुक्राणु है तो वह द्विगुणित है, और उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए, और होनी नहीं चाहिए, होगा 46, और जोड़ा में बात करें तो 23। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो वैसे याद रखिएगा, क्वेश्चन तो पूछ सकती है। द्विगुणित अवस्था में शुक्राणु निर्माण में द्विगुणित अवस्था में गुणसूत्र की संख्या होती है। अब साधारण क्वेश्चन नहीं पूछता, वही क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है, तो ध्यान रखिएगा द्विगुणित यानी वृद्धि अवस्था में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अब चलिए हम तीसरा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो कौन सी है तीसरा अवस्था। अब देखिए परिपक्व अवस्था का मतलब होता है क्या कि प्राथमिक यानी अगर हम प्राथमिक अवस्था यानी हम कह सकते प्राथमिक शुक्राणु जब तीसरी अवस्था में आती है ना,
अब देखिए तीसरी अवस्था कौन है, तो परिपक्व अवस्था। परिपक्व का मतलब होता है यानी मैच्योर हो जाना, यानी पूर्ण रूप से तैयार हो जाना ना। अब देखिए परिपक्व अवस्था में क्या होता है कि जब यह प्राथमिक शुक्राणु, यानी जो इस अवस्था में प्राथमिक अवस्था भी कहा जाता है, इस अवस्था के शुक्राणु, यानी हम कह सकते हैं प्राथमिक अवस्था के शुक्राणु जब परिपक्व अवस्था में आती हैं, तब क्या होती है कि इसे प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन होती है। प्राथमिक अर्धसूत्री का मतलब आधा आधा, अर्धसूत्री विभाजन होती है। उस स्थिति में क्या होती है कि इसमें जो ये देखिए, यानी जब अर्धसूत्री विभाजन होती है तो इनकी कोशिका समान होती है, और जब समान होगी तो ये देखिए इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 थी, तो समान भाग में बटेगा तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाएगी। याद रखिएगा, इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, 23 हो जाएगी। यानी जब इनकी कोशिका समान, यानी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ, समान अगुणित कोशिका का निर्माण किया। समान था लेकिन कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो अगुणित। याद रखिएगा परिपक्व अवस्था में शुक्राणु अगुणित होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, परिपक्व अवस्था में शुक्राणु होती हैं अगुणित। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, शुक्राणु होती हैं अगुणित। अब कैसे अगुणित हुआ समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए यही क्या करता है, अब प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन के बाद दुगो समान बना ना, अगुणित कोशिका बना, और अब क्या करता है, अब यह अगुणित कोशिका फिर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन करता है। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन करता है। अगर हम बात करें प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन, तो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन करके दुगो समान कोशिका बनाए, जो अगर यह दुगो समान कोशिका बनाए जिसमें यानी गुणसूत्र की संख्या क्या थी, समान थी, इसलिए इसे द्वितीयक कोशिका भी यानी द्वितीयक अवस्था भी कहा गया है। सॉरी नहीं, द्वितीयक समसूत्री विभाजन या द्वितीयक अवस्था कह सकते हैं। इसे द्वितीयक अवस्था के नाम से भी जाना गया है। इसे प्राथमिक अवस्था, इसे द्वितीयक अवस्था। अब क्या हुआ, तो इसमें समान भाग में जब बटा तो उसे द्वितीयक अवस्था कहा गया। अब देखिए, अब इन दोनों द्वितीयक शुक्राणु कोशिका जो बना, इन दोनों में भी अब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जब इन दोनों में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि ये द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप इसमें क्या होता है कि यह जो है हम शुक्राणु पूर्वी का निर्माण कर लेता है। याद रखिएगा, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण कर लेता है। तो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह शुक्राणु पूर्वी का निर्माण करता है, और यह अगुणित गुणसूत्र की संख्या को भी दर्शाती है। यानी हम कह सकते हैं जब इसमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन भी होती है तो इसके फलस्वरूप भी क्या होती है, यह अगुणित गुणसूत्र की संख्या ही दर्शाती है, और शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। अब इनके फलस्वरूप जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है, यानी द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु पूर्ण रूप से मैच्योर होकर के तैयार हो जाती हैं। तो यह अभी हम बात कर रहे थे शुक्राणु निर्माण की अवस्था, यानी युग्मक जनन में नर युग्मक यानी युग्मक जनन के बारे में हम समझ गए, और युग्मक जनन में नर युग्मक में से शुक्राणु जनन, और शुक्राणु जनन में शुक्राणु जनन की 3 जो अवस्था थी वह 3 अवस्था हम बता दिए थे। अब तीनों अवस्था के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझ गए। तो अगला वीडियो, फिर अगला जो वीडियो बनाएंगे वो ये तो था नर युग्मक, अगला मादा युग्मक बनेगी। तो हम ये तीनों अवस्था बता दें। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो इनसे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछला वीडियो जो बच्चा नहीं देखे होंगे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।